गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने मंडे का भी आपका लेक्चर डाला था, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपका नेट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपका लेक्चर नहीं आ पाया था। तो मैं ये दोनों लेक्चर आपके साथ में अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा जो कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा देख के कि मैडम आप लेक्चर और अपलोड कीजिए, पर लेक्चर तो बेटा कंटिन्यू अपलोड ही हो रहे हैं, आप देखिए उनको। इसके अलावा कुछ अच्छे कमेंट्स को देख के ऐसे अच्छा भी लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। अब आपकी ड्यूटी बनती है जो अब इसके अलावा आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, तो आपके पास गोल्डन टाइम है, इसलिए आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो अपन लास्ट लेक्चर में देख रहे थे वायरस। अपना लास्ट लेक्चर चल रहा था वायरस से रिलेटेड, विषाणु या वायरस अपना चल रहा था वायरस। तो अपन ने देखे थे कि वायरस का आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है। अब उसकी संरचना देखेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वायरस की संरचना कैसी होती है। तो अपना है वायरस में संरचना। देखो वायरस का बहुत बोलबाला चल रहा है अभी, तो इसको अच्छे से समझ लेना, इससे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। इस बार वायरस से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन आएंगे और कोरोना पे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं वो भी करवा दूंगी आपकी। तो संरचना को अपन देखते हैं कि वायरस की संरचना में ऐसा क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अपन देख रहे हैं वायरस की संरचना। सबसे पहले वायरस की अपन संरचना बना देते हैं कि वायरस की संरचना में कैसा क्या होता है, वो अपन डिटेल से देखेंगे। ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है वायरस की संरचना। देखो बायोलॉजी में जो भी डायग्राम होती है उससे सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको लर्न हो जाता है। थ्योरी आपको लर्न नहीं होती, पर जो डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन होता है उससे आपको जो भी मैटर होता है आपका क्या होता है, आपका इजीली लर्न हो जाता है। तो अपन देखते हैं वायरस की स्ट्रक्चर। वायरस में ऐसा क्या होता है, देखो प्रोटीन कोड होता है। सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रोटीन कोड पाया जाएगा। अब अभी जो कोरोना मिल रहा है तो उसमें ऐसे कहा जा रहा है कि उसके सबसे आउटर क्या है, आपका फैट का कोड है, वसा पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है, वो आपके अब जो भी साइंटिस्ट वगैरह या जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो उसको मेल्ट नहीं कर पा रहे, उसके अंदर की स्ट्रक्चर को इजीली देख नहीं पा रहे। तो ये है आपके वायरस की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बीच वाले को बोलेंगे कोर, सेंटर को। इसके अलावा ये इसका आवरण है, और ये जो दिख रही है ये जाके जिस बॉडी से अटैच होती है इसको बोलते हैं पेटिकास। आवरण हो गया, कोर हो गया, पेटिकास हो गया। ये है आपके वायरस में इम्पोर्टेंट संरचना। मोस्टली वायरस में ये होता है, सिंपल से स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक कोशिका तो होती नहीं है वायरस क्या होती है कि स्पेसिफिक कोशिका ना होके कैसी होती है आपकी इस वायरस कोशिका की कोई एक स्पेसिफिक संरचना नहीं होती। तो वायरस में सिंपल क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होंगे, आपके पेटिकास होंगे। ये सेंटर वाला पोर्शन होगा, इसको कोर बोलेंगे। एक आवरण होगा। तो ये है आपके वायरस की संरचना। आप इसको माइंड में सेट करें, इससे क्या होता है आपके जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इजी हो जाएंगे। वायरस की संरचना। अब अपन इनको डिटेल से देखेंगे कि पेटिकास किसका बना होता है, कोर में क्या होते हैं, ये सारे अपन डिटेल से देखेंगे। तो आप इसको ड्रॉ कर लेना, वरना वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसकी संरचना में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ और उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले कैसा अपन को पता है वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय। वायरस कैसे होते हैं आपके, अकोशिकीय, अकणीय हो जाएंगे। अब इनका जो सेंटर कोर होगा इसमें या तो डीएनए होगा और यह क्या होगा, आपका आरएनए होगा। ये डिपेंड करता है कि वायरस किस कैटेगरी का। अगर रेट्रोवायरस होगा तो मोस्टली क्या होता है, आपका आरएनए होता है। अगर जंतु वायरस की बात की जाए तो डीएनए और पादप वायरस में क्या होगा, आरएनए। पर अपवाद भी मिलेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोरोना वायरस है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, कोविड-19 या कोरोना वायरस।
इसका जो कोड है वो कैसा आपका आरएनए का, इसका जो सेंटर पोर्शन है वो कैसा आपका आरएनए। अब आरएनए और डीएनए में मेन प्रॉब्लम क्या है, आरएनए क्या होगा, फटाफट रेप्लिकेट करके डुप्लीकेट करके क्या बना लेगा, नई आरएनए बना लेगा, जबकि डीएनए से डीएनए बनने में थोड़ा टाइम लगता है। डीएनए से डीएनए बनेगा तो पहले क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ये प्रोसेस चलता है। सेंट्रल डॉगमा थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो ये इसलिए हार्मफुल है कि इसमें तुरंत क्या होता है आपका, ये मल्टीप्लाई करते रहता है, इसलिए ये क्या होता है, स्पीडली क्या करता है, बढ़ रहा है। ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है, इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा वायरस के और क्या क्या कारण हो सकता, सॉरी कैरेक्टर हो सकते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है इसके चारों ओर क्या होगा, प्रोटीन का आवरण होगा। तो ऐसे लिख देती हूँ, डीएनए आरएनए के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होगा। ये अपन एक बेसिक संरचना देखते हैं। तो ये क्या है आपके, ये कोर हो गया, और ये क्या होंगे आपके, ये क्या है आपका प्रोटीन का आवरण। ये क्या हो गया आपका प्रोटीन का आवरण हो गया। तो इसमें क्या होगा, डीएनए या आरएनए होगा, और उसके चारों ओर क्या होगा, प्रोटीन का आवरण पाया जाएगा। और क्या हो सकते हैं आपके, हाँ, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोटीन का आवरण है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कैप्सिड। ध्यान रखना भाई, कैप्सिड। प्रोटीन का जो कोर होता है, प्रोटीन कोर को क्या बोलेंगे, प्रोटीन कोर को क्या बोलेंगे अपन, कैप्सिड। ये अच्छा क्वेश्चन। प्रोटीन कोर को क्या बोलेंगे अपन, कैप्सिड। देखो जब अपन ये आपका डिटेल से पढ़ लेंगे तो अपन एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर है, पर अभी से आप क्लियर करते रहोगे तो क्या होगा, फिर रिपीट होगा और आपका मैटर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो रिपीटेशन चलता रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, जो कोर और कैप्सिड होगा, कोर और जो कैप्सिड होगा, कोर प्लस कैप्सिड, इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियो कैप्सिड, क्योंकि सेंटर में है न्यूक्लियो कैप्सिड। कोर और कैप्सिड को क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियो कैप्सिड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अपन बात करेंगे थोड़ी सी कोरोना पे। अपन ने बात की कि जो आपका वायरस होता है उसमें आउटर क्या होती है आपकी, प्रोटीन की लेयर होती है। पर कुछ वायरस ऐसे हैं कि उनके प्रोटीन के अलावा और लेयर भी पाई जाएंगी। जैसे आपके कोरोना वायरस है, इसमें किसकी लेयर है, आपके फैट की लेयर है। तो ये कहाँ होगी, इसकी सिचुएशन कहाँ होगी, मैं ये थोड़ा रफ कर देती हूँ समझने के लिए। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, कोर हो गया, ये सेंटर पोर्शन हो गया, ये क्या है आपका प्रोटीन का आवरण है। तो ये किसका आवरण हो गया आपका, प्रोटीन आवरण हो गया। पर कुछ वायरसेस में, कुछ वायरसेस जैसे हर्पीज वायरस है, उनमें क्या होगा, इसके बाहर की ओर एक आवरण और होगा, एक आवरण और होगा, जो किसका हो सकता है आपका, वसा का हो सकता है, शर्करा का हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे हर्पीज वायरस है, हर्पीज वायरस है जिसको क्या बोलते हैं, लीपो वायरस बोलते हैं। हर्पीज एक डिजीज होती है, हर्पीज का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, लीपो वायरस। लीपो वायरस, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो किसकी है, लीपोप्रोटीन की है। किसकी है, आपकी लिपिड की है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है आपका, लीपो वायरस। समझ गए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि वायरस प्रोटीन के अलावा वसा भी हो सकती है, शर्करा भी। अब हर्पीज वायरस की किसकी है, लिपिड की है। हर्पीज वायरस की किसकी है, आपकी लिपिड की है, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, लीपो वायरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोरोना वायरस है, उसमें किसकी है, आपकी फैट की है। तो आ रहा ना क्वेश्चन रिलेटेड, तो ऐसे ध्यान रखना आपको।
तो ये था आपकी वायरस की संरचना से संबंधित। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं वायरस के आकार में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आकार में क्या क्या आपके हैं, उसके विषाणु के प्रकार। वायरस को विषाणु भी बोलते हैं, विषाणुओं के प्रकार। विषाणुओं के प्रकार किसके आधार पर? समिति के आधार पर। मतलब वायरस में कौन कौन सी समिति होती है? समिति के आधार पर। अपन समिति के आधार पर क्या देखेंगे? वायरस के प्रकार देखेंगे। कैसे हो सकते हैं? घनाभ की आकृति के। कैसे हो सकते हैं आपके? घनाभ समिति। देखो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता, यहाँ से कोई नहीं पूछेगा कि घनाकार वायरस कैसा है या घनाकार वायरस का एग्जाम्पल दो। वो वायरस का नाम देगा, वायरस का नाम दे देगा, डिजीज का नाम दे देगा, सॉरी, फिर पूछेगा कि इस वाले वायरस में कौन सी आकार की समिति है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, और वायरस वाले में से इस बार पक्का क्वेश्चन आएगा, और जहां तक हो सके कोविड से आएगा। तो घनाभ की आकृति का, इसके एग्जाम्पल देखो, हर्पीज वायरस, हर्पीज या जय भी बोलते हैं, हर्पीज वायरस। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको। एडिनो वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है। तो ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। हर्पीज वायरस कैसा होता है? घनाकार होता है। एडिनो वायरस भी कैसा होता है? आपका घनाकार होता है। अगला है आपके हेलिकल। हेलिकल का कौन सा वायरस होता है? हेलिकल। इसकी संरचना कैसे है? हेलिकल का मतलब होता है कुंडलित। कुंडलित इसको बोलते हैं हेलिकल। हेलिकल। इसके एग्जाम्पल देखिए आप। मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये सारे कैसे आपके? इसके मतलब कुंडलित का मतलब क्या होगा? जैसे आपके ये सेंटर वाला पोर्शन है, इसके चारों ओर ऐसे। भाई देखो, जो ये घनाभ है, ये किसको देख रहे हैं अपन? घनाभ वगैरह किसको देखेंगे? जो आपका सेंटर वाला पोर्शन होगा, कोर होगा, उसकी संरचना कैसी है, उसके आधार पर ये नामकरण किया गया। उसके आधार पर क्या किया गया? आपका नामकरण किया गया। अगला देखते हैं अपन, जटिल। जिनकी समिति कैसी हो? आपकी जटिल हो। इसके एग्जाम्पल है आपके T2 वायरस, ई कोलाई वायरस। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, इसको ई कोली बोलते हैं। ई कोली बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले, ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले। चेचक वायरस। देखो यहाँ से मैंने अभी भी बोला है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके? क्वेश्चन आएंगे नाम, डिजीज के नाम देंगे। तो T2 जो आपके है बैक्टीरिया, उसको संक्रमित करने वाले, ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले, और चेचक के वायरस कैसे होते हैं आपके? जटिल आकार के होते हैं। ठीक है, ये था समिति के आधार पर विषाणुओं का प्रकार। समिति के आधार पर वायरस का प्रकार था। पहला था घनाभ के आकार का, जैसे हर्पीज वायरस है, एडिनो वायरस है। दूसरा था कुंडलित या हेलिकल। इसका एग्जाम्पल है मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, राइनो वायरस। इसके अलावा जटिल में कौन सा आ जाएगा? T2 ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस, और चेचक वायरस किस में आ जाएगा? आपका जटिल में। अब देखते हैं अपन ने किसके आधार पर देखा है? समिति के आधार पर। अब परपोषी के आधार पर देखते हैं कि देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। वायरस का संक्रमण कब होगा? जब उसके लिए कोई ना कोई वाहक होगा, कोई ना कोई वाहक होगा। तो पहला देखते हैं, अगला देखते हैं परपोषी के आधार पर। परपोषी के आधार पर वायरस के प्रकार, आधार पर वायरस के प्रकार।
यहाँ एक चीज समझ लीजिए आप लोग, वायरस संक्रमण तभी करता है जब उसके लिए कोई ना कोई वेक्टर होगा, माध्यम होगा, पर्पस होगा। आपको बार बार एडवाइस दी जाती है, और ये शायद मैंने पहले भी बोला है, अगर आप घर से बाहर नहीं जाओगे तो कोरोना अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अंदर? क्योंकि उसको पर्पस ही नहीं मिलेगा, वाहक नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए लॉकडाउन किया गया, वरना लॉकडाउन करने का क्या औचित्य? इतनी अपनी अर्थव्यवस्था डाउन में जा रही है, अपनी जो ग्रोथ रेट है 1 पॉइंट से भी कम हो रही है, 0.1 से भी कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 0 भी जा सकती है। लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत बहुत असुविधाएं झेलनी पड़ रही है। उसके पीछे एक और एकमात्र रीज़न है कि इसको वेक्टर नहीं मिले, वाहक नहीं मिले, परपोषी नहीं मिले, और ये धीरे धीरे क्या हो जाए, आपका खत्म हो जाए। तो वायरस को संक्रमण करने के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है। वायरस तभी संक्रमण कर सकता जब उसको परपोषी मिले, वरना कैसा आपका अकोशिकीय है, मतलब इसकी कोई कोशिकीय संरचना ये जमीन में पड़ा रहेगा, कोई नुकसान नहीं करता। ठीक है, कोई नुकसान करता। वायरस दुनिया पता नहीं कितने वायरस घूमते रहते हैं अपने चारों ओर, पर अगर अपना इम्यूनो सिस्टम, अपना प्रतिरोधक तंत्र मजबूत है तो भी अपन इफेक्टेड नहीं होते हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न है, अगर वेक्टर नहीं मिलेगा, वाहक नहीं मिलेगा, तो भी वायरस क्या हो जाएंगे आपके। तो यहाँ अपन देखते हैं, ये अच्छा है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परपोषी के आधार पर वायरस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आपके सिलेबस में 3 प्रकार दे रखे हैं। पादप वायरस, जंतु वायरस और बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या है, ये अच्छे से समझ लेना। इसका डायग्राम भी पूछा जाता है लेबल करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पादप वायरस, वो वायरस जो पादपों को संक्रमित करते हैं, पादपों को संक्रमित करने वाले। सिंपल सी फंडा है, पादप वायरस का मतलब जो पादपों को संक्रमित करेंगे वो पादप वायरस होंगे। अपन इतनी देर से पढ़ते हैं पादप वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, आरएनए। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पादप वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो अपवाद होगा। तो पादप वायरस में अपन देखते हैं कि पादप वायरस में ऐसा क्या है जो क्या होगा, आपका प्रभावित करेगा। अब मैंने पहले भी बताया था, जो टीएमवी वायरस था उसका क्रिस्टलीकरण किसने किया था, स्टेनले ने। टीएमवी वायरस क्या आपका पादप वायरस है, और इसका क्रिस्टलीकरण किसने किया था, आपके स्टेनले ने किया था। टीएमवी ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, टीवी टोबैको मोज़ेक वायरस, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आता ही आता है, ये घूम फिर के कहीं ना कहीं आता है। तो जो पादपों के जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। इसमें एक एग्जांपल है टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस में लिख देती हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस। मतलब वो वायरस जो तंबाकू के पादप को संक्रमित करता है उसको बोलेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका क्रिस्टलीकरण किसने किया था, स्टेनले ने। क्रिस्टलीकरण किसने किया था, स्टेनले ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, अब अपन को ये पता ही है जो आपका आरएनए होता है वो कैसा होता है, एक तग्रजुक होता है। मतलब आरएनए की संरचना कैसी होती है आपकी, एक धागे से बना होता है, और डीएनए कैसे होते हैं आपके, 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो और भी रिपीट हो जाएगा डीएनए और आरएनए में। इसके अलावा जब टीएमवी का संक्रमण होता है, टीएमवी का संक्रमण होता है तो क्या पता चलता, टीएमवी का संक्रमण होता है तो तंबाकू की पत्तियों पर चितकबरे धब्बे बन जाते हैं, चितकबरे धब्बे बन जाते हैं। सपोज ये तंबाकू की पत्ती बहुत बड़ी सी होती है, ये तंबाकू पादप की पत्ती है, तो ऐसे 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 चितकबरी गाय भैंस देखी होगी, गाय देखी होगी, उस पे जो धब्बे होते हैं वैसे वैसे क्या बन जाएंगे, आपके चितकबरे धब्बे बन जाएंगे। तो ये आपका टीएमवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखते हैं अपन जंतु वायरस। जंतु वायरस में बहुत सारे वायरस मिलेंगे आपको, और प्रेजेंट में अपन जंतु वायरस से क्या आपके परेशान हो रहे हैं। अगला आपका जंतु वायरस। जंतु वायरस पादप वायरस से क्या होते हैं, ज्यादा हानिकारक होते हैं। जंतु वायरस क्या होंगे, पादप वायरस से ज्यादा हानिकारक होंगे। इनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, मोस्टली क्या होगा इनका आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए होगा। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है आपका, डीएनए। जंतु वायरसों का जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो क्या होगा आपका, डीएनए होगा। और ज्यादातर क्या कह सकते हो आप कि जो जंतु वायरस होंगे वो क्या करेंगे, पादप वायरसों की तुलना में ज्यादा हानिकारक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि डीएनए की संरचना क्या होती है आपकी, जटिल होती है। इसके अलावा ये क्या करेंगे, आपके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। इनसे विभिन्न रोग उत्पन्न होंगे। अब कोरोना ने कर ही रखा है। कोरोना ने क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, सबको प्रभावित कर रखा है, जंतुओं को प्रभावित कर रहा है। अब गाय भैंस बकरी के भी हो रहा है, सपोज हो रहा नहीं, वैसे एनिमल्स में हो रहा है, पर वो क्या कर रहा है, जंतुओं को प्रभावित कर रहा है। तो जो जंतु वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, जंतुओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। परंतु कभी कभी क्या होगा, जो जंतु वायरस है वो कभी कभी आरएनए वायरस भी हो सकते हैं जंतुओं में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जंतु वायरस को, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के, पर कौन कौन से हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे। ठीक है, कोविड भी पढ़ेंगे इसी में अपन। तो पहला आपका रेबीज वायरस। पहला क्या आ जाएगा, रेबीज। रेबीज का नाम सुना ही होगा, कुत्ता काटने से, बिल्ली के काटने से क्या होता है आपके, रेबीज वायरस। तो सबसे पहले आपका रेबीज वायरस। रेबीज वायरस। अब देखो इस वायरस का आकार कैसा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आकार कैसा होता है, बुलेट की जैसा। बुलेट होती है ना आपके बंदूक से निकलने वाली, जो वैसा आकार होता है, बुलेट के जैसा आकार होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है आपके, आरएनए पाया जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है इसका, आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ क्या है इसका, आरएनए। क्योंकि जंतुओं में क्या होता है आपका, डीएनए होता है, और इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है आपका, आरएनए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब अपन देखते हैं रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से हो सकता है, बिल्ली के काटने से हो सकता है। अब रेबीज को दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज का दूसरा नाम क्या है आपका, हाइड्रोफोबिया। अब जिस व्यक्ति को कुत्ता काट देता है, बिल्ली काट देती है, उसको पानी से डर लगता है। उसको क्या होगा आपके, पानी से डर लगता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी वाटर, फोबिया यानी डर। तो जो रेबीज रोग होता है, अपन जब रोग पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं, एक बार देख लो आप। तो हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो यानी जल, फोबिया यानी डर। तो जिसको जल से डर लगता हो तो वो कौन सी बीमारी है आपकी, हाइड्रोफोबिया। इसके अलावा जो कुत्ता काटता है, ये उसका वायरस रहता है उसकी सलाइवा, लार में रहता है, उसकी लार में पाया जाता है ये वायरस। इतनी चीजें ध्यान रखनी है, जब अपन डिजीज पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है। अब चलो आएगी तो थोड़ा देख ही लेते हैं, मन नहीं मांगा डिटेल में जाने भी ना। ठीक है, तो जो रेबीज का वायरस होता है वो बुलेट के आकार का होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा आपका, आरएनए होगा। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया वायरस को नहीं बोलते हैं, रेबीज डिजीज को हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी जल और फोबिया यानी डर। तो जिस व्यक्ति को जल से डर लगता है वो कौन सी बीमारी होगी आपके, हाइड्रोफोबिया। इसको स्ट्रीट डिजीज भी बोलते हैं। स्ट्रीट डिजीज, स्ट्रीट का मतलब गली, इसको क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, स्ट्रीट डिजीज। क्यों बोलते हैं स्ट्रीट, गली। स्ट्रीट यानी क्या होती है आपकी, गली। मतलब ये उन आवारा कुत्तों के काटने से होता है जो गली में घूमते रहते हैं। ये उन आवारा कुत्तों के काटने से होता है जो गली में आपके घूमते रहते हैं, इसलिए इसको स्ट्रीट डिजीज भी बोलते हैं। अब जिस कुत्ते ने काटा है उसकी सलाइवा, उसकी लार में क्या होगा आपके, ये वायरस प्रेजेंट होगा, उसकी लार में उपस्थित होगा। कहाँ उपस्थित होगा आपके, लार में उपस्थित होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब क्या किया जाता है, उसके वैक्सीन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे और आपकी जो नाभि होती है वहाँ लगते थे, ठीक है। पर आजकल इतना नहीं किया जाता, 2-3 इंजेक्शन लगते हैं और ट्रीटेबल है ये, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस अंग को प्रभावित करता है, ये करता है तंत्रिका तंत्र को। किस अंग को प्रभावित करता है, लिख देती हूँ, अंग, प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसको प्रभावित करता है, आपका तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, जो आपका हाइड्रोफोबिया या रेबीज का जो पेशेंट होता है, वो कई बार क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, पागल है क्या, पागल कुत्ते ने काट लिया क्या, मतलब तू पागल जैसी हरकतें कर रहा है, समझो इस चीज को। वो क्या कह रहे हैं कि पागल हो क्या, पागल कुत्ते ने काट लिया क्या। इसका तात्पर्य है, देखो इसका साइंटिफिक लॉजिक है, पागल कुत्ते ने काट लिया मतलब रेबीज हो गया। और रेबीज किसको प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को। कौन से को, सेंट्रल नर्व सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। ये क्वेश्चन कैसे भी डिटेल में आ सकता है। तंत्रिका तंत्र मतलब कौन सा, सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम, सीएनएस, इसको प्रभावित करेगा। तो मस्तिष्क में कौन कौन आ जाए, सॉरी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आ जाएंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु अगर ये काम नहीं करेगा तो आप में पागलपन सा दोहराएगा। तभी तो बोलते हैं क्या, पागल कुत्ते ने काटा है क्या, उसके पीछे ये बायोलॉजिकल रीजन है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं बना है कि पागल कुत्ते ने काटा। पागल कुत्ते ने काटा मतलब तेरा मस्तिष्क और मेरुरज्जु प्रभावित हो रहे, तेरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है, इसलिए तू पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। तो ये था आपका रेबीज, जो किसकी वजह से होता है, आपके वायरस, रैप्डो वायरस की वजह से क्या होता है, आपका रेबीज होता है। बाकी अपन कल देखेंगे। आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी मंडे को, क्योंकि क्या थी, एक्चुअल में आपके टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नेट का इशू था। मैं आज उसको अपलोड कर दूंगी और ये लेक्चर आपके नेक्स्ट, इसलिए आपके 2 दिन का ऑफ हो गया, सॉरी। इसके अलावा पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। आज किसी बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया था, इससे पहले भी एक अच्छा कमेंट्स आया था, तो अच्छा लगा और मोटिवेशनल मिलता है तो लेक्चर भी अच्छा अपलोड होता है। थैंक यू, धन्यवाद।